नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बजट को लेकर कई नजरियों से देखा और समझा जा रहा है। सुधार के समर्थक इस बजट को नपातुला मानते हैं तो कई मीडिया हाउसों ने रेल किराया नहीं बढ़ाने को अपनी हेडलाइंस में शामिल किया है। पर जैसे जैसे बजट का विश्लेषण हुआ तो गोलमोल बातों की भी पर्दे उधेड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सीमेंट, तेल, कोयला और दालों समेत जरूरी उत्पादों पर 10% माल भाड़ा बढ़ने की खबरें हैं, जो रेलवे को 4000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व देगा। और विपक्ष प्रभु की इसी माया का जिक्र अब करने लगा है। पूर्व रेल मंत्री मानते हैं कि इस बजट में कुछ खास नहीं मिला तो पूरी बीजेपी का दावा है कि ऐतिहासिक बजट रेलवे की बुनियाद को मजबूत कर देगा। तो कैसे समझा जाए प्रभु की इस माया को? खास मेहमानों के साथ आज इसी पर बात की जाए। मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। तब ये प्रभु ने सोचा बिग फैक्ट में आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अनिल शाह साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद सचिव केएल जैन साहब हमारे साथ होंगे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के नेता मुकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ होंगे, रेलवे सलाहकार मंडल के सदस्य आरपी श्रीवास्तव साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को 2015-16 के लिए रेल बजट पेश किया। इस रेल बजट की सबसे अच्छी बात ये रही कि रेल यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया। इस बजट में नई ट्रेनों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत घोषणाएं की गई। इस बार के बजट को अगर समझा जाए तो इसे पारंपरिक बजट नहीं कहा जा सकता। इसे आम आदमी के साथ साथ अगर राजनीतिक नजरिए से समझा जाए तो काफी कुछ ये बजट कह जाता है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब घोषणाएं ना के बराबर देखने को मिली। हर बजट में नई ट्रेनों की घोषणाएं होती है, पर कौन देखता है कि सभी गाड़ियां चली या नहीं। पिछले साल 160 के आसपास गाड़ियों की घोषणाएं हुई थी, लेकिन कितनी चली पता नहीं। ऐसे में जो उम्मीद थी वही हुआ। सुरेश प्रभु लोक लुभावन घोषणाओं से बचे, उन्हें सुधार समर्थक समझा जाता है, पर जोर दिखा आर्थिक सुधारों पर कहीं ज्यादा। पर क्या इस कोशिश के बीच जनता भी खुश रह पाएगी? यही काम पेचीदा और मुश्किल था। शेयर बाजार पर अगर गौर किया जाए तो बीते 2 दिन से ही रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल दिखा, जिससे बजट में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के संकेत मिले, और ऐसा ही हुआ। पीपीपी प्रोजेक्ट आएंगे और 8686 करोड़ का निवेश होगा। 800 किलोमीटर आमान परिवर्तन होंगे, स्टेशन साफ सुथरे होंगे और मनमर्जी के हिसाब से खाना मिलेगा। छोटे में समझे तो किसी 3 सितारा होटल वाली सुविधाएं एक मुसाफिर या कहें रेलवे के कस्टमर को मिलनी चाहिए। ऐसी सोच सुरेश प्रभु की नजर आई। पर सवाल उस भारतीय रेल की पहचान का भी है जिसे गरीबों की सवारी समझा जाता है। इसके सहारे गरीब अपनी गठरी उठाए महानगरों की सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए अपना घर छोड़कर निकलता है, पर जनरल कोच से। लिहाजा जनरल कोच बढ़ाने के साथ मोबाइल चार्जर वाले डिब्बे लगाने की बात हुई। दलाली रोकने के लिए 4 महीने पहले रिजर्वेशन का ऐलान हुआ और बिना आरक्षण के 5 मिनट पहले टिकट कटने की बात भी सामने आई। तो क्या एक रेल बजट से बस इतना काफी है, या फिर ये वो ठहराव है जिसके आगे का सफर इंडियन रेलवे रफ्तार से तय कर पाएगी? केपी श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले आपके पास में आएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इस पूरे बजट को समझा जाए अब तक जो निकल कर आया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाए? देखिए साहब, अच्छे दिन और बुरे दिन जहाँ तक सवाल है, ये तो पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। मेरे लिए इसका उत्तर देना उचित नहीं रहेगा। मैं यूजर्स की तरफ से अगर बताऊं तो जैसा कि यात्री कर में कोई इन्होंने बढ़ावा नहीं किया है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ा दिया तो अप्रत्यक्ष रूप से जो आम जनता है उस पर भार बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी हर चीज़ की। नंबर 2, अगर आपने देखा हो तो अभी 8-9 महीने पहले इन्होंने 14% रेल किराया बढ़ाया था जी। और उस समय डीजल की रेट्स बहुत सस्ती थी। उसके कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें तो आज डीजल की रेट कम हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से इनको उस रेल भाड़े के अंदर उस हिसाब से कमी करनी चाहिए थी,
तब तो ये आम जनता के लिए, यूजर्स के लिए अच्छी इनकी पहल होती। चलिए मुकेश जी, आपके पास लौटेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर रेलवे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या रिएक्शन अब तक आ रहा है? देखिए, ये जो बजट है, बजट तो हर साल आता है, हर सरकार देती है। जैसा कि मेरे साथी अभी श्रीवास्तव साहब ने बताया कि किराया घटना चाहिए। पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया, और अब इन्होंने 14% बढ़ाया, तो यूजर्स को दिक्कत तो होती है, पर लेकिन वो खर्चा कैसे चलेगा। दूसरा, रेलवे के लिए इन्होंने कुछ बढ़ाने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं किया। रेलवे का 10 साल पहले जो बोनस मिलता था वही बोनस आज मिलता है। रेलवे कर्मचारी उतनी ही विपत्ति में है। आज से 30 साल पहले आप देखो कि रेलवे का ढांचा क्या था, 17 लाख एम्प्लॉय थे, और आपके जो रेल थी वो आज 3 गुना बढ़ गई है, और एम्प्लॉय 12.5 लाख हो गए। तो गला किसका घोटा जा रहा है? रेलवे एम्प्लॉयज का घोटा जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए रेलों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी देखना चाहिए था, उनको पदोन्नति के अवसर देने चाहिए थे, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना, जो कि इन्होंने नहीं सोचा। हम यूजर से जुड़े हुए हैं, यूजर और हमारा रात दिन का साथ है, रात दिन गाड़ी चलाते हैं, तो हम उनका ख्याल रखें, ये अच्छी बात है, पर लेकिन साथ ही साथ हमारा भी सरकार ख्याल रखे। तो उस हिसाब से कुछ नहीं सोचा गया इस बजट में। जैन साहब, चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या कहता है? हमारा ऐसा मानना है कि ये बहुत आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जो आज अब हद है इसकी कि एक ही ट्रैक होने के कारण से शताब्दी एक्सप्रेस जैसी 130 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर चलती है। 1 लाख टन, 1.5 लाख टन की बजाय ढुलाई करीब 1 लाख टन के आसपास होती है। तो ये जो इन्होंने 4 लक्ष्य निर्धारित करके 5 मार्ग चुन के जो 11 बिंदु बनाए हैं, और उन बिंदुओं को जिसमें खास करके स्वास्थ्य, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बात है, कर्मचारियों के रिहाइश के मकानात की बात है, पैसेंजर एमिनिटीज़ का प्रश्न है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए इन्होंने LIC, पेंशन फंड्स, मल्टी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इवन डोनेशंस और ये तक की बात की है, ताकि एक फेज़ प्रोग्राम बनाया है कि दूरदस्त के इलाके, नॉर्थ ईस्टर्न हो, जम्मू कश्मीर हो, या वो एरिया जिससे रेलवे अभी तक टच में नहीं है, वहाँ तक रेलवे का जाल बिछाने का है। हमारा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर पैसेंजर एमिनिटीज़, जिसमें सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितनी मौतें होती हैं, उसके लिए वाईफाई का अरेंजमेंट इन्होंने किया। गवर्नेंस को, टिकटिंग की बात की है, गवर्नेंस को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है, टाइम बाउंड प्रोग्राम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात है। और ये अच्छा किया कि आज राजस्थान के संदर्भ में ही देखें तो करीब 200 से अधिक प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं, जो कि पिछले 6 साल से रेलवे मिनिस्टर अनाउंस करते रहे, लेकिन उनका बजट एलोकेशन ही नहीं है। उसके लिए इटसेल्फ इनको 17,000 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अच्छा किया इन्होंने। पैसेंजर एमिनिटीज नहीं, घोषणाएं नहीं करना बेहतर मानते हैं आपकी, जो पहले है उसको रिकवर किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है कि जी। चलिए, शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आऊंगा आपके पास में। शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल भी है कि अभी जो बोले नए अच्छे दिन आएंगे जी, तो अच्छे दिन तो आएंगे, नई घोषणा नहीं की इन्होंने, जैसे कि पहले की सरकार ने जो करके गए वो वैसे के वैसे उन्होंने छोड़ दिए जी। और सुधार क्या आएगा? सुधार तो कुछ आने का सवाल ही नहीं है। जैसे ये ऐलान तो सिर्फ सांसद में करते हैं, बाहर तो कुछ आके देखेंगे नहीं जी। ये सरकार कुछ ऐलान नया करना चाहिए कि डीजल की कीमत कम हुई तो किराया भी कम करना चाहिए। फिर किस बात से ये बजट पास हुआ है? तो जैसे शुक्रिया शौकत साहब जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल शाह साहब, अब आपके पास में आएंगे। जनता छोड़ेगी नहीं आपको। डीजल का किराया कम हो, डीजल के दाम कम हो रहे हैं, जनता को पता है। ऐसे में आप किराए बढ़ाने की बात करते हैं तो कम क्यों नहीं होता? जनता जानना चाहती है। देखिए, ये जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट पेश किया है, ये ऐतिहासिक बजट है। ये रेल के क्षेत्र में भारतीय रेल को नई दिशा देगा। आज तक के जो रेल मंत्री हुए पिछले 10 साल के अंदर आप देखें कि जितनी घोषणाएं हुई है उसका 1/3 भी पूरी नहीं हुई है। घोषणाएं मात्र करने से, और मैं कह रहा हूँ किराया केवल बिना बढ़ाए हुए, और 67% एडिशन किया है जनता की जो सुविधाएं बढ़ाने के अंदर। बहुत बड़ी बात है। आज तक जो मैं कह रहा हूँ अधिकांश यात्री यही बात कहते हैं,
कुछ किराया बढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारी सुविधाओं पर ध्यान दें, सुविधाओं पर, सुरक्षा पर, स्वच्छता पर। और अभी जो सुरेश प्रभु ने आज कहा, स्वच्छता, सुगमता, सुधारीकरण, ये तीनों उन्होंने कंसेप्ट जो भाई नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो सोच थी उनको टारगेट करते हुए और ये सब चीजें ली है। 67% कोई छोटा मोटा बात नहीं है। सुरक्षा के माध्यम से देख लीजिए, सुविधाओं पे देख लीजिए, 970 रेलवे और ब्रिज और अंडर ब्रिज जो थे उनको बनाने की बात कही है। 3438 ऐसी घोषणा सदानंद गौड़ा भी करके चले गए थे, सदानंद गौड़ा ने भी की थी, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ पूरी कब होंगी। नहीं, मैं आप सदानंद गौड़ा जी ने जो की वो 6 महीने का पीरियड है, और अभी इन्होंने जो घोषणा नहीं की है, कोई भी घोषणा ऐसी नहीं की है। नई रेल इन्होंने अभी भी ये विचार है कि जो पुरानी जो रेलों के बारे में घोषणाएं की हुई है उनको जजमेंट किया जाए, उनकी स्टडी की जाए, और जो आवश्यकता के आधार पर एमपीज के दबाव में नहीं जी, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी किसी उसके दबाव में नहीं, जहां वास्तव में आवश्यकता है रेल नई रेल चलाने की, उस पर ध्यान दिया जाने के बाद में इसकी घोषणा की जाए। ये एक बेहतरी की बात हो सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करूंगा। राधेश्याम जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, बताइए राधेश्याम जी। जी सर, हम ये जो भी मतलब नेता बैठे हैं उन सब का धन्यवाद जी। हाँ जी, सुनो सर, बात ये है कि सुरेश प्रभु जी ने रेल बजट पेश किया, अच्छी बात है। ये मतलब किराया नहीं बढ़ाया, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि मतलब जो पहले जो ट्रेनें चल रही है साप्ताहिक, उनका प्रस्ताव उनको नियमित तो किया जा सकता था। ये तो मतलब सुरेश प्रभु जी को ध्यान में रखना था, नहीं करे ना सही, लेकिन जो ट्रेनें चल रही है उनमें तो विस्तार किया जा सकता था। तो जी बिल्कुल, आपकी उम्मीदें कई हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई, इसको मैं इस लिहाज से समझ रहा हूँ। राजीव अरोड़ा साहब, विपक्ष की राय है कि बजट में कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो आपके हेडलाइन थी कि ये एक विजन डॉक्यूमेंट है और उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये बजट नहीं है, क्योंकि जो भी सुधार करने की बात रेल मंत्री ने कही है उसके बारे में कहीं नहीं बताया कि इस काम को करने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे और पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो सब जगह हेडलाइन बनी है कि किराया बढ़ाया नहीं गया, हेडलाइन बननी चाहिए थी किराया कम नहीं किया गया, क्योंकि जब 14% किराया बढ़ाया गया था तब ये कहा गया था कि ये सरकार आई है, इस वक्त डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बिना किराया बढ़ाए काम नहीं चल सकता। उसके बाद जब बात करी कि बहुत अच्छे नसीब वाले प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं और उन्होंने 7 बार डीजल पेट्रोल के दाम कम करे हैं और लगभग 20% दाम कम कर दिए, जो कि 50% कम करने चाहिए थे, तो 20% का दाम कम करने का असर रेल किराए पे देखने को नहीं मिला। तो जनता की उम्मीद थी कि इस बार डीजल के दर कम होने के बाद केंद्र सरकार, रेल मंत्री किराए को कम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि राजस्थान शब्द ही पूरे बजट की इतनी बड़ी स्पीच के अंदर हमारे सामने आया नहीं कि राजस्थान को क्या दिया जाएगा, राजस्थान के लिए क्या करा जाएगा। 359 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं पुराने जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो आगे चलेंगे, बंद होंगे, उनको दोबारा निरीक्षण करा जाएगा, उनको छांटा जाएगा, उसके बाद क्या होगा। और राजस्थान वासियों की जो बात अभी जो एक भाई बोल रहे थे वो सच है कि चाहे जोधपुर से चेन्नई की बात हो, चाहे जोधपुर से बेंगलोर की बात हो, गाड़ी को नियमित करने के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। लंबे समय से डिमांड हो रही है राजसमंद से बेंगलोर को जोड़ा जाएगा, नाथद्वारे को सर्किट में लेकर आया जाएगा, दिल्ली, जयपुर, आगरा का गोल्डन ट्रायंगल है, इसके ऊपर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं है। दिल्ली से मुंबई गाड़ी जाती है, सवाई माधोपुर से आगे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका, जयपुर से सवाई माधोपुर कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन करके इसके दाम को कम करा जाए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। टोंक का भी सवाल है, अब के लिए उठ रहा है, क्योंकि टोंक में सबसे बड़ी बात है इसी मुद्दे पर कांग्रेस पूरी सत्ता से बाहर हो गई, सांसद से लेकर विधायक तक, और विधायक से बाद अब पंचायतों में हमने देखा। इस बार वहां पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सभापति भी कांग्रेस के नहीं बन रहे। तो टोंक की एक लंबे समय से डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करा जाना चाहिए था। चित्तौड़गढ़ की डिमांड थी, वहाँ पे बहुत सारे काम होने बाकी थे, विद्युतीकरण का, दोहरीकरण का बात हुई, पिछली बार भीलवाड़ा के अंदर मेमू कोच फैक्ट्री लगाने की बात हुई, कोई इस विषय में बातचीत नहीं है। राजस्थान तो ऐसा लगा कि राजस्थान के 25 सांसद संसद में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और सुरेश प्रभु जी को, रेल मंत्री को, राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं। बीकानेर से हनुमानगढ़, गंगानगर जाने के लिए
कैसे जोड़ा जाए, क्या ट्रेन की बात हो, बीकानेर दिल्ली की क्या बात हो, जयपुर बीकानेर के बीच के अंदर कैसे हाई स्पीड ट्रेन करी जाए दिल्ली, ये भी सब सवाल है और इस पर बात करना बेहद जरूरी है। चलिए 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मूल सिंह जी उदयपुर से और मदन जी आबू रोड से। मूल सिंह जी सबसे पहले आपके पास में आएंगे, बताइए सर क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच पाए। हाँ, वॉल्यूम कम है सब जी। राठौड़ बोल रहा हूँ जोधपुर से जी। हाँ, मैं ये निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी। उन्होंने संतुलित रेल बजट पेश किया है जी। और उसके अलावा मैं ये कि जोधपुर से 2 रेल लाइन की आवश्यकता बहुत थी। आप दोहरीकरण का जिक्र कर रहे हैं और इसकी बात चल रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रिया आपका बिग फाइट में जुड़ने के लिए। मदन जी बताइए। सर मगन प्रजापति सर आबू रोड से बोल रहा हूँ। जी सर। मदन जी नहीं सर, मगन लाल प्रजापति। अच्छा मगन जी, जी जी बताएं सर। सर मैं ये कह रहा था कि रेल बजट के अंदर राजस्थान की ओर से कोई उम्मीदें पूरी नहीं की जा रही सर जी। तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान की ओर से जो मिलना था वो नहीं पूरा हुआ। आपको लगता है निराशा राजस्थान के लिहाज से काफी रही है? सर राजस्थान को उम्मीदें खूब थी रेल बजट पर, लेकिन जो जनता ने सोचा था वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। केवल महिलाओं को ये क्षेत्र में देखा जाए, महिलाओं के लिए उम्मीदें पूरी हुई है, ये मैं चाहता हूँ। जी, सुधारों की इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात की जा रही है, सुधार का जब जिक्र करते हैं तो बेहतरी की बात राजस्थान करता है और राजस्थान बेहतरी चाहता है और फिलहाल जो राय है उसके हिसाब से बेहतर नहीं कहा जा सकता। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापसी होगी, चर्चा को जारी रखा जाएगा और समझा जाएगा क्या रेल बजट रेल विभाग के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत की जा सकती है। माल भाड़े का अब तक जिक्र नहीं हुआ, 10% माल भाड़ा बढ़ाया गया है, क्या वो महंगाई का इम्पैक्ट डालेगा? ब्रेक के बाद। रेलवे बजट हमारे प्रभु साहब ने जो प्रस्तुत किया है वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि जनता पहले ही महंगाई से बहुत त्रस्त है। इन्होंने रेल भाड़े में, यात्री किराए में और माल भाड़े में वृद्धि नहीं की है और विशेष तौर से जो गंदगी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, टॉयलेट्स वगैरह 17,000 को मॉडिफाई कर रहे हैं और पूरी स्वच्छता पर ध्यान देंगे। CCTV कैमरे लगाना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही लोकल डिब्बों का बढ़ोतरी होना चाहिए था। अगर मान लो नई ट्रेन नहीं भी चलाएं तो डिब्बे जो है लोकल, उनमें बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, बच्चे और महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान दिया है कि उनको सहूलियत दी जा सके, जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता है वो ऑनलाइन व्हील चेयर्स की बुकिंग करवा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरेस कुछ ट्रेन्स में लगाए जाएंगे। मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, तब ये प्रभु ने सोचा मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, तब ये प्रभु ने सोचा मेरे हिसाब से निराशाजनक है। सबसे पहली बात तो एक जो वायदा था, और वो सरकारों का वायदा होता है, जो मैंने वायदा उस वक्त किया था वो सरकार की तरफ से किया था, वो आगे को वायदा उसको पूरा करना चाहिए। रेल मंत्री को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उनके इस बजट में प्रस्तुतिकरण हुआ है उन सभी सुविधाओं का जिससे पैसेंजर की सुविधा बढ़ती है। एक महिला होने के नाते विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा में टेक्नोलॉजी किस तरह काम आ सकती है, इसका उन्होंने उल्लेख किया। आज घोषणाएं बहुत की गई हैं। आपको भी ये मालूम है कि जब भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है तो नई नई घोषणाएं की जाती हैं। तो पूर्व की तरह इस बार भी रेलवे मंत्री ने बहुत नई नई घोषणाएं की हैं, लेकिन जो पिछले साल घोषणाएं की थी उसके बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि उन घोषणाओं को उन्होंने कितना लागू किया है। ब्रिलियंट बजट, इतना अच्छा बजट, क्योंकि इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मतलब आप इतनी ट्रेनें फलाने स्टेट को दी, इतनी फलाने प्रदेश को दी।
कि इस तरह बांट के वो नहीं किया। सारा पैसा पूरे रेलवे सिस्टम को सही करने में लगेगा, जो कि बहुत जरूरी है। नया संकल्प है पूरे रेलवे को सुधारने के लिए, रेलवे में दूरगामी परिणाम करने के लिए। ये बहुत ही सराहनीय बजट है और जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उसके अनुरूप रेलवे बजट है। इसके लिए मैं सुरेश प्रभु जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या सुरेश प्रभु का रेल बजट अच्छे दिन लेकर आएगा? westindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर राय दे सकते हैं। चर्चा में राकेश जी 12 से जुड़े थे और डिस्कनेक्ट हो गए किसी कारण से। अब इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं। बताइए ओझा साहब। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर मैं सबसे पहले तो सुरेश जी प्रभु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बजट के लिए जी। और इन्होंने सबसे बड़ा तो किराए में जो बढ़ोतरी नहीं की, रेल यात्रियों के जो भाड़े में जो बढ़ोतरी नहीं की, ये सबसे बड़ा निर्णय रहा। दूसरा सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज तक जितने भी रेल मंत्री रहे, इतनी झूठी घोषणाएं बजट में करते थे, वो उन पे कोई कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने साफ सुथरा बजट और एकदम धरातल का बजट पेश किया है। झूठी घोषणाएं इसमें बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच की बात आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो चलिए, खालिद साहब भी बीकानेर से हमारे साथ है। इंद्र ओझा जी धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाए? सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छे दिनों की शुरुआत तो नहीं हुई है। आप देखें, मतलब जब पेट्रोल डीजल पे 1 रुपया बढ़ता है तो बस वाले ट्रेनों में 10 रुपये किराया बढ़ाते हैं या 15 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये गलत है। अगर किराया पेट्रोल डीजल पे ऐसे कम हुआ है, आपको लगता है किराया कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ? बिल्कुल किराया कम होना चाहिए था। धन्यवाद सर इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। माल भाड़े का जिक्र मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था। मैं जैन साहब आपके पास में आऊंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि माल भाड़े में अगर 10% तक बढ़ोतरी होती है तो क्या ये महंगाई नहीं लाएगी? इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में बाजार पर नहीं पड़ेगा? ये बात निश्चित तौर पर, जबकि पैसेंजर फेयर नहीं बढ़ाए थे, उम्मीद ये थी कि फेयर किसी के भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन खास करके चूंकि स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल, यूरिया भी है इसमें, तमाम तरह के अनाज हैं, दालें हैं, दालें हैं, ये खास करके आम आदमी के उसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं। ढुलाई से निश्चित तौर पर थोड़ा विपरीत प्रक्रिया पड़ेगी, परंतु ये एब्जॉर्ब भी होगी। अगर हमारा माल स्पीड जैसे बढ़ाने की बात है, नया ट्रैक बनाने की बात है, कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, तो ये आवागमन का जो समय बचेगा मेरे ख्याल से, और कैपेसिटी कोचेज की बढ़ जाती है, मतलब उसी तरह से मालगाड़ी कोचेज की बढ़ जाती है। रैक सिस्टम वाला जो सिस्टम किया है, मेरे ख्याल से ऑफसेट उससे हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर फिर इससे प्राइसेस में फर्क जरूर पड़ेगा। ये खुशी की बात है कि अनिल शाह साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे? महंगाई के लिए जिम्मेदारी आ जाएगी फिर तो अच्छे दिनों को लेकर लोग सवाल करेंगे आपसे। देखिए, आम जनता, कॉमन मैन क्या चाहता है? कॉमन मैन एक अपनी सुविधाएं बढ़ाने की जब बात कर रहा है ना, तो कुछ चीजें अगर कॉस्ट बढ़ भी रही है, वो सुविधा कंपेयर करेगा। आप देखिए, अच्छे दिनों के लिए कड़वे घूंट पिला रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल कड़वे घूंट की बात नहीं। आप मैं कह रहा हूं, किसी भी यात्री से आज बात कीजिए, वो सुविधाओं की मांग करता है। पिछले 5 साल आम आदमी के घर की बात है, ये आज आम आदमी के घर की बात है। बिल्कुल आम और बहुत। राजीव अरोड़ा जी, क्या ये सवाल वाली बात नहीं? दो कॉलर से जब 4000 करोड़ रुपया एकत्रित करेंगे रेलवे मंत्री, उससे महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और आम आदमी चाहता है कि महंगाई किसी भी तरीके से कम हो। हमेशा उम्मीद करती है सरकार कि अब रेल का भाड़ा कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं, ट्रक वालों को दाम कम कर देने चाहिए, उससे महंगाई कंट्रोल होगी, थोक महंगाई कम होगी। लेकिन रोडवेज का किराया राज्य सरकार कम नहीं कर रही, रेलवे का किराया केंद्र सरकार कम नहीं कर रही। फिर निजी सेक्टर से क्यों उम्मीद करी जाती है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद कम करेंगे? और माल भाड़ा केरोसिन पे बढ़ाना, यूरिया पे बढ़ाना, दाल पे बढ़ाना, मेरे ख्याल से आपको लगता है आम आदमी पर सीधी मार है? बिल्कुल निश्चित रूप से। जैन साहब, मैं आपके पास में आता हूं, उससे पहले दो कॉलर है, प्रमोद जी भरतपुर से, दिनेश जी अलवर से। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, मैं ये कहूंगा, जो ये हमारे रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है वो बिल्कुल भी नया नहीं है। इसमें पूरी तरह से राजस्थान की उपेक्षा की गई है। आप देखिए, भरतपुर को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिया गया है। जी, आपकी उम्मीद थी। दिनेश जी अलवर से हैं, बताइए सर आपका क्या कहना है?
सर दिनेश मलिक बोल रहा हूँ अनवर से जी। ये देश का बजट, रेलवे बजट, पहली बार ऐसा बजट आया है जिससे लगता है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर रेलवे बजट बनाया गया है। नहीं तो हमेशा रेल बजट ऐसा होता है, कभी बिहार पे फोकस होता है, कभी यूपी पे फोकस होता है, कभी साउथ पे फोकस होता है। ये पहली बार पूरे देश को एक सूत्र में, माला में परोते हुए एक देश का बजट है, ये देश की रेलवे का बजट। चलिए सर, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमने कहा कि इसको सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। राकेश जी 12 से जुड़े, सर आप क्या कहना चाहेंगे? अलग जी, ये जो वर्तमान मोदी सरकार है इसने क्या, एक तो जो वेट पर मौका लगा लिया, 4% वेट बढ़ा दिया, और अब ये रेलवे में मालवाड़ा बढ़ा जोर का झटका भी लगा दिया, जोर का झटका लगा। धन्यवाद आपका। जैन साहब, आपको लगता है भाड़े वाली जो बात है इस पर सियासत की बात नहीं है, आम आदमी पर बोझ की बात है? देखिए, ये सियासत वाली बात भी नहीं है। आम आदमी पे बोझ पड़ने से, मैंने जैसे आपको कहा, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कितने खर्चे ऑफसेट हो जाते हैं जी। इसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रैल टू दिसंबर जो नए फिगर आए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.1% का इंक्रीज हुआ है। तो उसकी ढुलाई अगर टाइम पर होती है तो फ्रेट मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो नेचुरली टाइम फैक्टर को कंपनसेट करता है। प्रोडक्टिविटी की इसका असर कहाँ पड़ेगा? जी आतम श्रीवास्तव साहब, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा, रेलवे पे कहीं बेहतरी होगी इससे? अब ऐसा है कि रेल भाड़ा बढ़ाने से टाइम पे पहुंच जाएगा सामान, गुड्स पहुंच जाएंगे, ये तो इसकी तो आप गारंटी कोई नहीं ले सकता। रेल मंत्री ने खुद ने भी माना है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाती है गुड्स ट्रेन की, जो बेहतर नहीं कही जा सकती। इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ सर कि हमको इन्होंने जैसे रेल गुड्स पे बढ़ा दिया, हम जो यूजर है जो वो उसको किराए में बढ़ोतरी करने से कोई गुरेज नहीं है, कर दीजिए आप। लेकिन अभी जो 14% किराया बढ़ा था उससे अभी तक क्या सुविधाएं दी गई, क्या कोई बता सकता है इस बात को? क्या सुविधाएं मिली हमारे को 14% किराए से? सुविधाओं का तब भी जिक्र हुआ था, इसलिए ये सवाल हुआ, तब भी उन्होंने कहा था हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, हम सुविधाएं देंगे। आज आप जयपुर के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, इतने मोटे मोटे चूहे आपको मिलेंगे कि आप वहाँ पे आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। इतना गंदा प्लेटफॉर्म है, इतने गंदे कोचेज हैं सारे, एसी कोच, इवन फर्स्ट एसी कोच में भी आपको, और गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है बाहर आउटर पे खड़े होकर कि प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं बची। टाइम पे आपको सही टाइम नहीं बताते गाड़ी कितने बजे आएगी, लेट भी है तो 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, 3 घंटा लेट है, पता ही नहीं पड़ता। हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। रेल मंत्री ने तो कहा इस पर बेहतरी के लिए काम करेंगे हम। नहीं, कह तो पहले से रहे हैं, पहले तो हर रेल मंत्री कहता है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, मुकेश चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है रेलवे के दोहरीकरण के बाद इस बार तो ट्रिपल लाइन की भी बात की जा रही है, कई मार्गों पर ट्रिपलिंग होगी, तो उससे आपको लगता है कि बेहतर कुछ सॉल्यूशंस निकल पाएंगे? देखिए, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति में कोई सी भी, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, मैं रेलवे से संबंधित बात करूंगा। अगर भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा किसी भी स्तर पे तो फिर ये रेल चलेगी कैसे? और दूसरी बात, जो भाड़ा बढ़ाया गया है, आज भी आप कंपेयर करके देख लीजिए ना, प्राइवेट से कर लीजिए, दूसरे कंसर्न से कर लीजिए, जितने भी कंपटीटर है उनसे करके देख लीजिए, रेल का भाड़ा आज भी कम है, सबसे कम है जी। लेकिन श्रीवास्तव साहब ने जो बात कहा, पिछली बार भी 14% से ऊपर, 14.5% से ऊपर भाड़ा बढ़ा था, उसके रिजल्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आए, फिर आप एक बोझ लादने की तैयारी कर चुके हैं। नहीं, पेरिशेबल गुड्स सब कोई नहीं बेचता ट्रेन से, कोई नहीं बेचता, क्यों? पता है सड़ जाएगा बीच में रास्ते में। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं कि पिछले 10 सालों में यदि 1% भी बढ़ाया जाता तो वो लोग, जनता पे बोझ भी नहीं आता और उनका काम भी चलता रहता। लेकिन इन्होंने एक साथ 14% बढ़ाया, अब नहीं बढ़ाया क्योंकि 6 महीने पहले बजट दिया था, तो अब कैसे बढ़ा सकते थे? अब लेकिन जो ये सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को, अच्छी से अच्छी सुविधाएं कहां से देंगे? बजट होगा तो ही तो दे पाएंगे। उस दिन पे दिन तनख्वाह बढ़ती है। आपको लगता है ये 4000 करोड़ काया पलट कर देंगे? नहीं, काया पलट नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक रास्ता खुल जाएगा, छुपा एजेंडा भी हो सकता है जो अभी आम पब्लिक के सामने नहीं है, कि जैसे सरकार FDI लागू करना चाह रही है, आप PPP मॉडल लागू करना चाह रही है, तो वो सब चीज दिखा के बाहरी पब्लिक को कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ यहाँ से करेंगे, कुछ बाहर से थोपना चाह रही है। ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। कृष्णा कोरानी जी हैं जयपुर से, बताइए कृष्णा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तारिक साहब, मेरे 2 सवाल होंगे और पूरे सुनने पड़ेंगे। जी सर, बताएं। पहला सवाल तो सर मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी, कि राजस्थान की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे नरेंद्र मोदी को यहाँ से 25 MP दिए, 160 MLA दिए और पूरी की पूरी चीजें दी,
मगर दुर्भाग्य राजस्थान के एमपीओ का ऐसा हुआ कि राजस्थान की तरफ तो इन लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सर, दूसरे मैं ये कहूंगा, राजस्थान की जनता इतनी भोली वाली है, इस सरकार का छलावा तो इन्होंने पहचाना ही नहीं कि सरकार हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रही है। इन व्यक्तियों को तो पैसा कहाँ से आएगा सर? सबसे बड़ा उदाहरण तो इस चीज का लेके चलेंगे, आज हमारी बोली वाली जनता पढ़ी लिखी तो समझ रही है, मगर वो अनपढ़ आदमी तो नहीं समझ पा रहा इस बजट को। गहराई से अगर इस बजट को कोई समझे या इस बजट के लिए अपन कहें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी। मैं राजीव जी आपके पास भी आऊंगा, राजस्थान का जिक्र करेंगे, राजस्थान को क्या कुछ मिला और क्या जो उम्मीदें थी इससे पूरी हो जाएगी। ब्रेक के बाद। ये कोई बजट ही नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो मोदी सरकार ने जो रेल बजट जारी किया है वो किसी कौन से बजट लगता ही नहीं है। इन्होंने चुनाव के भाषण में ये कहा था कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, मेट्रो ट्रेन लाएंगे, वो तो कहीं और गए, एक भी ट्रेन उन्होंने शुरू नहीं की। ये कामयाब तो हुआ, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कामयाब हुआ। जिस बजट के अंदर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कोई रेल नहीं दी गई, जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, जिनके लिए पैसा रिक्वायरमेंट बनता था, उसको पैसा नहीं दिया गया। छोटी बड़ी लाइनों के जो डेवलपमेंट थे वो नहीं हो सके, ठीक है। और जो जिस तरह से बेवकूफ़ बनाना चाहिए था वो बना दिया। अब जो है स्टेशनों के नाम भी कॉर्पोरेट जगत के नाम पर आ जाएंगे। तो अब ये मान के चलें कि जो जितने भी जो हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन हैं उनके नाम के आगे कॉर्पोरेट जगत वालों के नाम लिखे जाएंगे। तो ट्रेनों का आज जो बजट घोषणा की है इस बजट की, तो इंडिया के अंदर एक भी नई ट्रेन नहीं देने के पीछे इनकी मंशा क्या है? क्या ये आने वाले भविष्य में, मुझे तो ये लग रहा है ये कहीं आने वाले भविष्य में रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के जो ये उद्योगपतियों के हाथों में ये ट्रेनें ही नहीं भेज दें, क्योंकि इस हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि जो एक भी अगर ट्रेन इंडिया के अंदर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या आने वाले समय में ये लोग रेल बजट ही खत्म कर देंगे क्या? मेरे मन में सवाल उठता है, ये प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, तब ये प्रभु ने सोचा